Friends, in today's class, we will study second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. ये लॉ हमें स्टेट करता है एक टर्म के बारे में जिसे कहते हैं एंट्रोपी. एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस. तो सबसे पहले हम एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं. उसके बाद हम एंट्रोपी को जब समझ लेंगे फिर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलते हैं. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसे एंट्रोपी कहते हैं उसको समझते हैं. एंट्रोपी. एंट्रोपी को फ्रेंड्स एस से डिनोट किया जाता है. एंट्रोपी को एस से डिनोट किया जाता है. एंट्रोपी या एस इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस. इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस. कोई चीज कितनी ज्यादा रैंडम होगी उसके बारे में उसके मेजरमेंट को ही एंट्रोपी कहते हैं. अगर किसी जगह पर रैंडमनेस ज्यादा होती है तो हम कहेंगे एंट्रोपी ज्यादा होगी. कहीं पर रैंडमनेस कम होगी तो हम कहेंगे एंट्रोपी कम होगी. तो देखिए, अगर हमारा सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो सॉलिड में लेस रैंडमनेस होती है, लिक्विड में ज्यादा रैंडमनेस होती है. तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो रैंडमनेस बढ़ रही है. तो डेल्टा एस या चेंज इन रैंडमनेस इज पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि हमारी रैंडमनेस बढ़ रही है. लिक्विड से गैस. लिक्विड में फ्रेंड्स कम रैंडमनेस होती है, गैस में ज्यादा रैंडमनेस होती है. इसलिए रैंडमनेस का चेंज पॉजिटिव होगा या रैंडमनेस विल इंक्रीज व्हेन लिक्विड विल मेल्ट कन्वर्ट इनटू द गैस. इसके अलावा मिक्सिंग ऑफ गैसेस. अगर हम गैसेस को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने में चीज़ों में जब भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, मिक्स की जाती हैं तो रैंडमनेस बढ़ती है. डेल्टा एस इज पॉजिटिव. चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव. अगर हमारी लिक्विड को मिक्स करो, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड, तो मिक्सिंग जब भी होगी रैंडमनेस बढ़ेगी. तो डेल्टा एस और चेंज इन रैंडमनेस विल बी पॉजिटिव. अगर सॉलिड को सॉल्यूशन बनाए, सॉलिड को लिक्विड के साथ सॉल्यूशन बनाएंगे तो भी डेल्टा एस पॉजिटिव होगी. चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या एंट्रोपी बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ शुद्ध सॉलिड सॉलिड के बीच बॉन्ड बना था. पहले प्योर सॉलिड सॉलिड के बीच बॉन्ड बना था. फिर लिक्विड लिक्विड के बीच भी पहले बॉन्ड बना था.
अब क्या हुआ, सॉलिड सॉलिड के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, लिक्विड लिक्विड के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, और सॉलिड लिक्विड के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इसलिए एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है। अब कोई रिएक्शन है जिसका डेल्टा Ng पॉजिटिव है, जैसे PCl5 गैस कन्वर्टेड टू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहा है कि एक गैस से दो गैस के मोल बन रहे हैं, एक मोल गैस से दो मोल गैस बन रहे हैं। तो इफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंक्रीजेस देन चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, या एंट्रोपी इंक्रीजेस। अगला, मान लीजिए हमारे पास में किसी रिएक्शन को इस तरह से करवा रहे हैं जिसमें गैस पैदा हो रही है, गैस बढ़ रही है, तो उस केस में भी चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, उस केस में एंट्रोपी बढ़ेगी। अब मैथमेटिकली आते हैं, ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया कि कब हम कहेंगे एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा, इसका उल्टा होगा तो एंट्रोपी कम होगी, इसका उल्टा होगा तो एंट्रोपी कम होगी, तो डेल्टा S निगेटिव होगी। लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो डेल्टा S निगेटिव होगा, गैस से लिक्विड बनेगा डेल्टा S निगेटिव होगा। अगर मिक्सचर ऑफ गैस से प्योर गैस को सेपरेट कर दोगे तो उस केस में भी डेल्टा S निगेटिव होगा। तो हम देख रहे हैं कि डेल्टा S पॉजिटिव कब होता है, डेल्टा S निगेटिव कब होता है। अब मैथमेटिकली अगर हम सोचें कि एंट्रोपी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो एंट्रोपी की डेफिनीशन है ds इक्वल टू dq ओवर टेम्परेचर। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में ds यानी चेंज इन एंट्रोपी, डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू dq इज रिवर्सिबल अमाउंट ऑफ हीट गिवन अपॉन कैपिटल T, टेम्परेचर एट विच हीट इज गिवन। तो डी इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा S इक्वल टू, ये बन जाएगा डेल्टा Q अपॉन T, अगर प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T। तो यहां पर हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे बताता है कि कोई भी प्रोसेस हमारी अगर स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, कोई भी प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस है या नेचुरल है, तो उस प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, या डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव। डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव फॉर अ प्रोसेस इन which is spontaneous or natural. तो for spontaneous process entropy of universe increases, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, यानी कि डेल्टा S ऑफ यूनिवर्स इज पॉजिटिव। यूनिवर्स का डेल्टा S पॉजिटिव है, और यूनिवर्स क्या होता है फ्रेंड्स,
सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज पॉजिटिव। सिस्टम की डेल्टा एस और सराउंडिंग का डेल्टा एस का सम पॉजिटिव होता है। किसके लिए? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए या नेचुरल प्रोसेस के लिए। और अगर प्रोसेस हमारी इक्विलिब्रियम पर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज 0। यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नहीं होती है, यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नहीं होती है, मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। ये कब होता है? अगर प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है। तो ये रिवर्सिबल में बच्चों ध्यान से समझना कि अगर मुझे सिस्टम की एंट्रोपी पूछी गई है और सराउंडिंग की एंट्रोपी कैलकुलेट कर लिया है तो यहाँ पर एक रिलेशन दिखेगा, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो ये कुछ हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम लोग वापस आते हैं किसी आइडियल गैस के लिए। तो किसी आइडियल गैसियस सिस्टम में, आइडियल गैसियस सिस्टम में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इक्वल टू NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. This condition holds good to calculate delta S of system in case of ideal gaseous system. अगर प्रोसेस हमारी आइडियल गैस की तरह चल रही है तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की वैल्यू जो होगी वो होगी NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1. This is how we can calculate change in entropy of the system. तो अगर प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में फ्रेंड्स T1 और T2 बराबर हो जाएंगे। T1 और T2 बराबर हो जाएंगे तो ये टर्म 1 हो जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज 0। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज 0, सॉरी ये टर्म 0 हो जाएगा तो दूसरा टर्म बचेगा, तो दैट विल बी NR ln V2 by V1। तो कोई भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल हो, हमारी आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस अगर अप्लाई हो रही है तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी NR ln V2 by V1। अगर प्रोसेस हमारी आइसोकोरिक है तो फ्रेंड्स आइसोकोरिक में V1 बराबर V2 हो जाता है, वॉल्यूम बराबर हो जाते हैं और वॉल्यूम अगर बराबर हो जाएंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी NCV ln T2 by T1। दिस इज चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइसोकोरिक सिस्टम, जब हमारा सिस्टम में वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम होता है। अब बात करते हैं आइसोबारिक में। आइसोबारिक अगर प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो उस केस में ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है
डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू एन सी पी एल एन T2/T1। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो Cp का टर्म हमारा आएगा ही आएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर हमारी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उस केस में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विल बी जीरो। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो होता है वो जीरो होता है। अब एक हट करके चीज बताता हूं कि अगर प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। तो डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये हमारा उस कंडीशन में लगता है जैसे रिएक्शन में हमारा फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, मतलब मेल्टिंग या फ्रीजिंग, तो ये फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा एस ऑफ फ्रीजिंग विल बी डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच हो जाएगा लेटेंट हीट या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और टी हो जाएगा टेम्परेचर जिस पर फ्रीजिंग हो रही है। उसी तरह से बॉइलिंग, तो बॉइलिंग के केस में डेल्टा एस ऑफ बॉइलिंग इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ बॉइलिंग। आपका जो बॉइलिंग होती है उसमें चेंज इन एंथैल्पी कितनी हो रही है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, द टेम्परेचर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी के केस में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 सेल्सियस होता है या 373 केल्विन होता है। तो फ्रेंड्स, एंट्रोपी के कैलकुलेशन के बारे में हमने अभी सीख लिया कि किस तरह से चेंज इन एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन प्रोसेस के दौरान। हमारी अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस, इररिवर्सिबल या नेचुरल, ये सब एक ही बात होती है। तो हमारी प्रोसेस अगर इररिवर्सिबल है या स्पॉन्टेनियस है या नेचुरल है, तो उस कंडीशन में हमारा डेल्टा एस जो होता है वो यूनिवर्स का पॉजिटिव होता है। और अगर प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स का जीरो होता है, और यूनिवर्स का डेल्टा एस होगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। नाउ अब आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। यह कहता है 0 केल्विन पर जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होता है या 0 केल्विन होता है, तो एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पर
एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। मतलब कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल होगा उसकी अंदर की एंट्रोपी 0 होगी 0 केल्विन टेम्परेचर पर। इट मीन्स 0 केल्विन यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर जितने भी क्रिस्टल होंगे वो सब के सब परफेक्ट होंगे। प्योर कंपाउंड के क्रिस्टल होंगे वो सब परफेक्ट होंगे, चाहे प्योर मेटल हो या प्योर नॉन मेटल हो या प्योर कंपाउंड हो, तो उनके जो क्रिस्टल होंगे वो परफेक्ट होंगे। उनके अंदर एंट्रोपी जो होगी वो 0 होगी, रैंडमनेस जो होगी वो 0 होगी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़नी शुरू होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़नी शुरू होगी, मतलब डिफेक्ट आना शुरू होगी। और डिफेक्ट आने का मतलब है ये वही डिफेक्ट्स हैं जिनको हम शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट वगैरह वगैरह के रूप में सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं कि, और ये सारी डिफेक्ट हमारी टेम्परेचर के कारण आती है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज 0 केल्विन पे तो नहीं होती है। नथिंग इज प्रेजेंट एट 0 केल्विन इन दिस यूनिवर्स। एवरीथिंग हैज अ सर्टेन टेम्परेचर which is greater than 0 Kelvin. Therefore, it will have some more entropy than at 0 Kelvin. 0 Kelvin, you have 0 entropy. As the temperature increases from 0 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin, 4 Kelvin, then the entropy keeps on increasing. Entropy हमारी बढ़ती चली जाती है। और if entropy increases, it means randomness increases. If randomness increases, then it is definitely there will be some disorder or misorder present in the crystal, which is known as defect. उसी को अपन कहते हैं defect. अब एक important term आता है friends जिसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को G से डिनोट करते हैं। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। G को डिफाइन करते हैं H माइनस TS से। G इज गिब्स फ्री एनर्जी, H is enthalpy, T is temperature in Kelvin and S is the entropy। तो गिब्स फ्री एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम सिस्टम की अंदर बता सकते हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल होगी कि इरिवर्सिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, विदाउट कंसीडरिंग दी सराउंडिंग की एंट्रोपी का कैलकुलेशन किए बगैर हम सिस्टम से ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि हमारी प्रोसेस कैसी होगी। गिब्स फ्री एनर्जी को अवेलेबल एनर्जी भी कहा जाता है। अवेलेबल एनर्जी। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस तरह से हम गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज को शो करते हैं। अगर हमारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है,
स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज निगेटिव, सिस्टम का डेल्टा जी निगेटिव होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है, नेचुरली नहीं होने वाली है, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी ऑफ सिस्टम विल बी पॉजिटिव। अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम विल बी जीरो। और जैसे ही डेल्टा जी ऑफ सिस्टम को हम जीरो डालेंगे तो हमारा टर्म आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज जीरो। तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस या डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी। तो ये सारे केसेस उस समय कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एस की वैल्यू जब हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, लाइक फ्रीजिंग होता है, मेल्टिंग होता है, इवेपोरेशन होता है, बॉइलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है। तो उन सारे इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस पर हम चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगली चीज, हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी शुड बी निगेटिव, और डेल्टा जी की वैल्यू होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये निगेटिव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी दो तरह की प्रोसेस होती है। एक होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। अब एंडोथर्मिक में भी दो तरह की प्रोसेस हो सकती है। एक हो सकती है डेल्टा एस पॉजिटिव और एक हो सकती है डेल्टा एस निगेटिव। एक में एंट्रोपी बढ़ रही है, एक में एंट्रोपी कम हो रही है। तो ध्यान से देखिए, पहला केस लेते हैं डेल्टा एस पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां माइनस का साइन है, यानी ये टर्म निगेटिव है, ये टर्म निगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। पूरे को निगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि स्पॉन्टेनियस के लिए निगेटिव होना चाहिए, पूरे को निगेटिव बनाने के लिए निगेटिव टर्म का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए। निगेटिव टर्म का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए, और निगेटिव टर्म का मैग्नीट्यूड तब बड़ा होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। निगेटिव टर्म का मैग्नीट्यूड तब बड़ा होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इट मीन्स इट इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा केस इसमें पॉसिबल हो सकता है कि डेल्टा एस निगेटिव। अगर चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव है तो ध्यान से देखिए, ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो टोटल जो है डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगी। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो रही है तो हमने पहले कह दिया है कि प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। हमारी प्रोसेस कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर को ले लोगे तो हमारी प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगला केस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? डेल्टा एच निगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव होगा।
अब डेल्टा एच हमारा निगेटिव है। अब इसमें फिर से दो केस हो सकते हैं। पहला केस डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ध्यान से देखिए, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव है, प्लस है, टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, माइनस का साइन है, यानी कि ये टर्म निगेटिव है, ये टर्म निगेटिव है, ये भी टर्म निगेटिव है, क्योंकि डेल्टा एच निगेटिव है। अब डेल्टा एच निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो कुल मिलाकर के माइनस और माइनस सब कुछ माइनस है। डेल्टा जी निगेटिव होगा, और डेल्टा जी निगेटिव होगा मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी किसी भी टेम्परेचर पर, स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर होगा, प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। सेकंड केस होगा डेल्टा एस निगेटिव। अब डेल्टा एस निगेटिव है, ये हमारा निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है। अब माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स? माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला टर्म हमारा जो है पॉजिटिव हो गया, ये टर्म हमारा पॉजिटिव हो गया है, और ये टर्म हमारा निगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पूरे को निगेटिव बनाना है। पूरे को निगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा? पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड को छोटा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड को छोटा रखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड जो छोटा होगा वो होगा कम टेम्परेचर पर। पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड छोटा होगा वो छोटा होगा कम टेम्परेचर पर, मतलब इट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस तो होगी बट कम टेम्परेचर पर, एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर होगी तो ही प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने देखा रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक हो सकता था, तो दो केस बने। एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एस पॉजिटिव, देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर। दूसरा केस डेल्टा एस निगेटिव, तो इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर लोगे, हमारी जो प्रोसेस होगी, हमारा जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगला केस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमारा निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव होता है। यहां पर भी दो कंडीशंस बन सकती है, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट एनी, कोई भी टेम्परेचर होगा रिएक्शन हमारा पॉसिबल होगा। और इसमें ही दूसरा केस है डेल्टा एस निगेटिव, तो डेल्टा एस अगर निगेटिव है, डेल्टा एच भी निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो इनके ऊपर फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेक्शन में, पर्टिकुलर केस में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पिक करते हैं जिसमें हमें इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इज नाइन ग्राम ऑफ H2O, 9 gram of H2O is vaporized at 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. If latent heat of vaporization of water is
एक्स जूल पर ग्राम, कैलकुलेट डेल्टा एस। चेंज इन एंट्रोपी हमको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड क्वेश्चन ऐसा है कि अपने पास 9 ग्राम वाटर है जिसको वेपराइज किया गया है 100 डिग्री सेल्सियस और 1 atm पर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्स जूल पर ग्राम। डेल्टा एस की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ध्यान से देखिए, हमारा जो एंट्रोपी की डेफिनेशन है डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हमारा जो वेपराइजेशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्यू की, हीट कितनी लगेगी। तो 1 ग्राम के लिए एक्स जूल हीट निकल रही है, लग रही है, तो 9 ग्राम के लिए कितनी हीट लगेगी। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 9 इंटू एक्स। तो 9x जूल हीट विल बी यूज्ड, जो कि हमारी लगेगी 9 ग्राम पानी को इवापोरेट करने के लिए। अब डेल्टा एस निकालते हैं। तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू, दैट इज 9x अपॉन टी। और टी कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 100 प्लस 273, दैट इज 373। तो आंसर हो जाएगा 9x अपॉन 373, यूनिट होगी जूल पर केल्विन। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें हमें चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना होता है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर। तो इस तरह से ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे पॉज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।